नमस्कार, राम राम, राधे राधे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अपना जीवन बड़े आनंद उल्लास के साथ व्यतीत कर रहे हैं। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता था कि टेक्निकल टुडेज बेस्ट क्लासेस के द्वारा आप सभी के लिए सुपर 10 क्लासेस आयोजित की जा रही थी। इन सुपर 10 क्लासेस के अंदर साथियों इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के वह क्वेश्चन देखे जाए तो जो पिछले कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो साथियों ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्वेश्चनों की ओर बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर जरूर से कर लीजिए। साथियों अभी तक हमने इसकी 80 क्लासेस ले ली है और आज इसकी 81 क्लास होने वाली है जो कि हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर और आप सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ट्रांसफार्मर किस भाग सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है। मतलब साथियों हमें ये बताना है कि ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग जो होता है सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है यानी कि हीट उत्पन्न करता है। बताइए साथियों कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है क्रोड, ऑप्शन नंबर सी है साथियों वाइंडिंग, ऑप्शन नंबर डी है साथियों ऑयल। बताइए साथियों कौन सा है इनमें से। तो आपको फिर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाइंडिंग जो है सबसे ज्यादा हीट उत्पन्न करती है, सबसे ज्यादा गर्म होती है, तो सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, एक ट्रांसफार्मर क्या बढ़ा सकता है साथियों। एक ट्रांसफार्मर किसे बढ़ा सकता है? केवल डीसी धारा को। साथियों डीसी पर तो ये काम ही नहीं कर सकता, तो डीसी को तो हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी है साथियों यह वोल्टेज नहीं बढ़ा सकता, ये वोल्टेज ही बढ़ा सकते हैं साथियों, ठीक है, ये वोल्टेज ही बढ़ा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी है साथियों केवल एसी बढ़ा सकता है, केवल एसी बढ़ा सकता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, एसी वोल्टेज को बढ़ा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती वोल्टेज में के परिणाम परिणाम को घटाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला ट्रांसफार्मर होता है। मतलब साथियों हमें यहाँ पर वोल्टेज को घटाना है, ठीक है, वोल्टेज को घटाना है। तो वोल्टेज को कम करने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है? उच्च वोल्टेज हमारे पास आ रही है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम आता है? वो आता है साथियों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन नंबर ए है स्टेप इन ट्रांसफार्मर, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है साथियों स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें वोल्टेज क्या करनी है, डाउन करनी है परिणाम को घटाने के लिए, ठीक है, वोल्टेज के परिणाम को घटाने के लिए, इसका कहने का मतलब है वोल्टेज को घटाने के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में कौन से प्रचार एक समान रहते हैं। मतलब साथियों कौन सी चीज जो है ना एक समान रहती है, सेकेंडरी और प्राथमिक वाइंडिंग में दोनों के अंदर कौन सी एक चीज समान होती है? साथियों हानियां कभी भी समान नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है वोल्टेज कभी भी समान नहीं होती, स्टेप अप स्टेप डाउन के अनुसार कम या ज्यादा वोल्टेज दोनों वाइंडिंग के अंदर होगी। जैसे कि मान लीजिए कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज होगी वो अधिक होगी और जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसके अंदर वोल्टेज कम होगी। साथियों एक शक्ति जो है ये कभी भी चेंज नहीं होती, दोनों के अंदर, दोनों वाइंडिंगों के अंदर ये शक्ति हमें समान देखने को मिलेगी। शक्ति दोनों के अंदर समान देखने को मिलेगी, पावर दोनों के अंदर समान देखने को मिलेगी, तो पावर एक समान होती है साथियों। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को चेंज नहीं करता साथियों, ये सिर्फ वोल्टेज और धारा को कम या ज्यादा करता है, पावर को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, इसीलिए पावर हमें सेम देखने को मिलेगी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे से पूछा जाए साथियों, विद्युत चुंबक ट्रांसफार्मर कोर आर्मेचर बनाने के लिए प्रयोग धातु कौन सी होती है? साथियों इन सभी के लिए नरम लोहा काम में लिया जाता है, मैं आप सभी को बता दूं। अब आपको होगा कि सर हमने तो आज तक सिलिकॉन स्टील पढ़ा है, तो बिल्कुल सिलिकॉन स्टील आपने गलत नहीं पढ़ा। साथियों नरम लोहा जो होता है इसके अंदर सिलिकॉन की 4 से 5% मात्रा मिलाई जाती है, ठीक है, 4 से 5% मात्रा मिलाई जाती है। वो क्यों मिलाई जाती है? क्योंकि इसके अंदर एक हिस्टेरिसिस हानि होती है, हिस्टेरिसिस हानि को कम करने के लिए हम यहाँ पर सिलिकॉन की 4 या 5% तक मात्रा मिलाते हैं, जिससे कि हिस्टेरिसिस हानि हमें देखने को नहीं मिलती। क्रोड हमारी नर्म लोहे की होती है, नर्म लोहे के अंदर हम 4 या 5% यहाँ पर हम सिलिकॉन की मात्रा मिलाते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों द्विकुंडलीय परिणामित्र, ठीक है, द्विकुंडलीय परिणामित्र की तुलना में स्वपरिणामित्र। मतलब साथियों एक तो हमारे पास दो कुंडली वाला ट्रांसफार्मर होता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग होती है, और एक होता है स्वपरिणामित्र या कि स्व ट्रांसफार्मर या फिर सेल्फ
ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इस ट्रांसफार्मर के अंदर केवल एक ही वाइंडिंग होती है, जो एक ही वाइंडिंग क्या करती है, एक ही वाइंडिंग प्राइमरी का काम भी कर लेती है और सेकेंडरी का काम भी कर लेती है। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, हमें पूछा जा रहा है कि परिणामित जो हमारा स्व परिणामित्र है इसका क्या फायदा है। साथियों भंवर द्वारा हानि, ठीक है, भंवर द्वारा हानि, उच्च गलनांक, उच्च लागत, कम करोड़ हानि। साथियों इसके अंदर जो करोड़ हानि होती है ना वो कम होती है। ठीक है, करोड़ हानि बहुत कम होती है। जो स्व परिणामित्र होता है इसके अंदर करोड़ हानि कम होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास दो कुंडली, जो हमारे पास दो कुंडली वाले ट्रांसफार्मर होते हैं इसके अंदर जो करोड़ हानि है वो अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल राइट कर लीजिएगा कि करोड़ हानि कम होती है स्व परिणामित्र में। स्व परिणामित्र में क्या हो जाती है भाई, करोड़ हानि कम हो जाती है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पीछे पूछा जा रहा है साथियों, सभी से पूछा जा रहा है एक 2000 बटा 200 वोल्टेज ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में 66 फेरे है, 66 फेरे हैं, तो प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या होगी। बताइए साथियों, प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या बतानी है। तो साथियों सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हमें लिखना होगा, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला हमें लिखना होगा। साथियों इसका फॉर्मूला होगा साथियों N2/N1, मतलब साथियों सेकेंडरी की जो हमारे पास सेकेंडरी की टर्न होगी, सेकेंडरी के टर्न बटा प्राइमरी के टर्न, इसी इसके आगे हो जाएगा V2 V1, इनकी जगह इनका मान रख दीजिए। ठीक है, वोल्टेज कितनी बताइए हमें भाई, क्या ज्ञात करना है। सबसे पहले तो ये देखिए प्राइमरी के टर्नों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो प्राइमरी के टर्नों की संख्या हमें ये चीज ज्ञात करनी है, बाकी सब हमें दिया हुआ है। तो देख लेते हैं भाई, सब मान रखते हैं। तो 66/N1, ठीक है, इसको ऐसे की ऐसे उतार लेते हैं। बाकी यहाँ पर हमारे पास देखिए प्राइमरी की जो वोल्टेज होगी, सॉरी जो हमारे पास सेकेंडरी की वोल्टेज होगी, सेकेंडरी की वोल्टेज कितनी होगी भाई, सेकेंडरी की वोल्टेज हो जाएगी हमारे पास 200 वोल्टेज। और हमारे पास प्राइमरी की वोल्टेज कितनी हो जाएगी भाई, प्राइमरी की वोल्टेज हो जाएगी साथियों 2000 वोल्टेज। ठीक है, 2 0 से 2 0 गए। अब इसको जब हम इससे वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा कर लीजिए आप इसको, तो N1, ठीक है 2N1, ये हो जाएगा 2N1 बराबर, यहाँ पर साथियों 66 को इससे जब गुणा करेंगे तो 1 मिनट में करके देख लेता हूँ भाई कितना आने वाला है। ठीक है, तो 1320 आ गया, 1320 आ गया साथियों। तो ये 1320 हमारे पास ये आ गया। अब ये जो 2 है ये इसके बट्टे में चला जाएगा, ये इसके बट्टे में चला जाएगा। तो 1320 के अंदर भाग दे लीजिए आप 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों हमारे पास 660 आ गया, 660 आ गया। किसका मान आ गया भाई, N1 का मान आ गया 660 टर्न। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 660 टर्न। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, ये भी बिल्कुल न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिए साथियों जो अनुपात में है, ये हमारे पास क्या आ गई है साथियों, ये हमारे पास टर्नों की संख्या आ गई है, ये हमारे पास टर्नों की संख्या आ गई है। तो अब आइए इसको देख लेते हैं साथियों, टर्नों की संख्या हमारे पास आ गई है। सबसे पहले तो N2 बराबर, बस सॉरी N2/N1 बराबर के। तो साथियों यहाँ पर इनका मान रख लीजिए। यहाँ पर हमारे पास N2 का मान कितना हो गया भाई, N2 का मान है साथियों हमारे पास 3, N2 का मान है 3 और N1 का मान है साथियों 2। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो K का मान कितना, सॉरी भाग देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास इन दोनों को जब भाग देंगे तो साथियों K का मान कितना आ जाएगा, K का मान आ जाएगा हमारे पास 1.5। ठीक है, K का मान कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। अब साथियों 1.5 आ चुका है तो हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या बनता है, N2/N1, ठीक है, बराबर V2/V1। ठीक है, यही फॉर्मूला बनता है। तो हमारे पास इसका मान है, इस पूरे का मान है, तो पूरे का मान रख दीजिए यहाँ पर साथियों। जब हम रखते हैं तो यहाँ पर 1.5 बराबर, अब ज्ञात क्या करना है हमें साथियों, ज्ञात हमारे पास है प्राइमरी की वोल्टेज है। ठीक है, तो हमें सेकेंडरी की वोल्टेज ज्ञात करनी, तो V2/30, V2/30। जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे साथियों, जब हम इन दोनों का पक्षांतरण गुणा करेंगे तो यहाँ पर V2 बराबर क्या हो जाएगा साथियों, V2 बराबर हो जाएगा हमारे पास 45। V2 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 45 हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कौन सा है भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 45 वोल्टेज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 45 वोल्टेज। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी से पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर हमें प्रति कुंडली में फेरों की संख्या पूछी गई है, मतलब एक कुंडली में फेरों की संख्या पूछी गई है।
मतलब साथियों एक फेरे में कितनी वोल्टेज होगी हमें ये पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन वही है, एक फेरे की वोल्टेज पूछी गई है। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं हमारे वाला भाई। भाई ये हमारे पास N2 बटा N1 बराबर V2 बटा V1, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने रख लिया। अब हमारे पास क्या क्या है भाई, हमारे पास साथियों मुख्य कुंडली मतलब प्राइमरी की वोल्टेज है, ठीक है। प्राइमरी की वोल्टेज है हमारे पास, इसका मान है, और यहाँ पर दोनों के टर्नों की संख्या बिल्कुल हमें दी गई है साथियों, बिल्कुल हमें दोनों की टर्नों की संख्या दी गई है। मतलब जो N2 के टर्नों की संख्या है वो 3000 और N1 के टर्नों की संख्या है वो है साथियों 1000। तो हम मान रख लेते हैं इसके अंदर, तो 3000 बटा 1000, ठीक है, बराबर वोल्टेज किसकी दी गई है, मुख्य कुंडली की वोल्टेज दी गई। तो V2 का मान हमें नहीं दिया गया, V2 का मान हमें निकालना है, और यहाँ पर हमारे पास V1 आ गया साथियों, ठीक है। V1 का मान कितना है भाई, 80 है। V1 का मान है 80। तो 3 जीरो से 3 जीरो गए, 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब जब हम इस 3 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना देखने को मिलेगा भाई, ठीक है, 240 मिलेगा। 240 हमें देखने को मिलेगा। ये तो किसका वोल्टेज आ गया, ये आ गया साथियों सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज आ गया, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज आ गया। अब हमें पूछा गया है तो द्वितीय कुंडली, विद्युतीय कुंडली में प्रति फेरों में विभवांतर होगा। मतलब साथियों कितने कितने फेरे थे, फेरे थे हमारे पास 3000, ठीक है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग थी इसमें 3000 हमारे पास फेरे थे। एक एक फेरे के अंदर हमें वोल्टेज पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे साथियों, बिल्कुल सीधा सा सिंपल सा मामला है। यहाँ पर जो हमारे पास 240 जो सेकेंडरी वाइंडिंग की वोल्टेज आई है, इसके अंदर हमें 3000 का भाग देना है, इसके अंदर हमें 3000 का भाग देना है। तो यहाँ पर 0 से 0 हो गया। जब हम इसके अंदर भाग देंगे साथियों तो हमारे पास 0.08 इसका उत्तर आ जाएगा। मतलब एक फेरे के अंदर कितनी वोल्टेज है साथियों, 0.08 एक फेरे की वोल्टेज। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझसे से पूछा जा रहा है साथियों परिणामित्र खालिस्तान है। बताइए साथियों परिणामित्र खालिस्तान है, घर्षण हानि, ताम्र हानि या फिर वायु हानि। मतलब साथियों परिणामित्र में कौन सी हानि होती है ये बताना है, या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों मैं बता दूं, देखिए परिणामित्र जो है एक स्थितिक युक्ति है, तो इसके अंदर वायु हानि और घर्षण हानि तो वैसे ही नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर बी और हमारे पास सी तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों, परिणामित्र में ताम्र हानि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के 10 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, अपने सभी साथियों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। धन्यवाद साथियों, माशाल्लाह लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथियों।